दोस्तों, क्या आपने कभी समुद्रों में बहने वाले नदियों के बारे में सुना है क्या? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशन करेंट्स की। ओशन करेंट्स ओशंस में वाटर मूवमेंट का एक डेफिनिट पैटर्न होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट जोन्स और वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसे आप ओशंस में डीप रिवर्स की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं जो एक डेफिनेट पाथ और डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम, आपका ज्योग्राफी का फैकल्टी, और स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सभी ओशन करंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओशनिक करंट्स को उनके नेचर के बेसिस पर हम मेनली दो तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है वार्म ओशन करंट्स और दूसरा है कोल्ड करंट्स। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो टाइप्स के ओशन करंट्स को बेसिन वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट से शुरू करते हैं। करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का सबसे मेजर करंट है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो होता है। ये करंट 10 to 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर फ्लो होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल नाम होने की वजह से आप इसे इक्वेटर से जोड़कर मत देख लेना। इक्वेटर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, और जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये इक्वेटर से काफ़ी ऊपर यानी कि 10 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड में पाया जाता है, जो इक्वेटर से काफ़ी नॉर्थ में है। ये करंट अटलांटिक के अलावा पैसिफिक ओशन में भी पाया जाता है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की तरह ही एक और करंट है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये करंट अटलांटिक के साथ साथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में भी पाया जाता है। अटलांटिक ओशन में तो ये करंट 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में पाया जाता है, जबकि पैसिफिक और इंडियन ओशन में ये सदर्न हेमिस्फीयर के अलावा 5 डिग्री नॉर्थ में भी चला जाता है। नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट की तरह ही एक और करंट है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो इक्वेटोरियल करंट के ठीक ऑपोजिट यानी कि वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होता है। साउथ इक्वेटोरियल करंट की तरह ही ये करंट भी पैसिफिक और इंडियन ओशन में पाया जाता है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पाया जाता है। अब आइए अटलांटिक ओशन के कुछ दूसरे मेजर करंट्स को देखते हैं, जिनका फॉर्मेशन नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट से ही होता है, या फिर उन पर इनका कोई मेजर इन्फ्लुएंस पड़ता हो। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन वेस्ट अटलांटिक में साउथ इक्वेटोरियल करंट ब्राजील के डी साउ रोक के पास दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और इसका नदर्न ब्रांच नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद ये कंबाइंड करंट कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर इंटर करते हैं, जहां इसे एंटिलिस करंट के नाम से जाना जाता है, और ये एक वार्म करंट है। फिर एंटिलिस करंट आगे चलकर फ्लोरिडा स्ट्रेट के पास नॉर्थ से आ रही करंट से मर्ज हो जाता है, और वहाँ इसे फ्लोरिडा करंट कहते हैं, और ये भी एक वार्म करंट ही है। इसी करंट को केप हैटरस के आगे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वार्म करंट है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा से एग्जिट करते हुए नॉर्थवर्ड न्यू फाउंडलैंड की ओर ट्रैवल करता है। यहाँ गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ से आ रही कोल्ड करंट, जिसे हम लैब्राडोर करंट बोलते हैं, उससे मर्ज हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी एक कोल्ड करंट वार्म करंट से मर्ज होती है, इसकी वजह से न्यू फाउंडलैंड के आसपास में आपको डेंस फॉग का फॉर्मेशन दिखेगा। कोल्ड और वार्म करंट मर्ज होने वाले प्लेसेस का एक और फीचर ये है कि ये प्लेसेस मेराइन रिसोर्सेज जैसे कि फिशरीज, सी ग्रासेस, ऐसे बहुत सारे दूसरे मेरीन रिसोर्सेज में काफ़ी रिच होते हैं, और यही रीज़न है कि आप देखेंगे कि न्यू फाउंडलैंड अपने रिच मरीन रिसोर्सेज के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। लैब्राडोर करंट से मर्ज होने के बाद वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में गल्फ स्ट्रीम ईस्टवर्ड डिफ्लेक्ट होता है, जहां इसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसी जगह नॉर्थ से आ रही एक कोल्ड करंट ईस्ट ग्रीनलैंड करंट इसे ज्वाइन करती है। आगे चलकर ये कंबाइंड करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। जो इसका नदर्न ब्रांच होगा ना, वो ब्रिटिश आइल्स को पार करके नॉर्वे पहुंच जाता है, जहां उसे नॉर्वीजियन करंट के नाम से जाना जाता है, और वहीं इसका सदर्न ब्रांच स्पेन और एजोर्स आइलैंड के बीच एक कोल्ड करंट, जिसका नाम है कैनरीज करंट, इसके बेसिस पर आगे ट्रैवल करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थवर्ड ट्रैवल करने के बावजूद भी नॉर्वेजियन करंट एक वार्म करंट है, जबकि साउथवर्ड ट्रैवल करने के बावजूद कैनरीज करंट एक कोल्ड करंट है। सहारा डिजर्ट के फॉर्म होने के पीछे इस कोल्ड कैनरीज करंट का बहुत बड़ा रोल है। कैनरीज करंट साउथवर्ड ट्रैवल करते हुए फाइनली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन करती है, जिससे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में करंट्स का मूवमेंट साइकिल पूरा हो जाता है।
तो ये तो बात हो गई नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लो होने वाले करंट्स के बारे में। अब आइए देखते हैं साउथ अटलांटिक ओशन में कौन कौन से करंट्स किस किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट सदर्न अटलांटिक ओशन में पाए जाने वाले मेजर करंट्स में से एक है जो वेस्टवर्ड ट्रैवल करता है। साउथ अमेरिका से ट्रैवल करने के बाद ये साउथवर्ड मुड़ जाता है और फिर ब्राजीलियन कोस्ट के अलोंग ट्रैवल करता है। यहाँ इसे ब्राजीलियन करंट के नाम से जाना जाता है और ये भी एक वार्म करंट ही है। 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर पहुंचने के बाद वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ये करंट ईस्टवर्ड के डायरेक्शन में मुड़ जाता है और ट्रैवल करना जारी रखता है। आगे इसे ही साउथ अटलांटिक करंट के नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर एक कोल्ड करंट फ्लो होता है जिसे हम फाकलैंड करंट के नाम से भी जानते हैं। साउथ से ओरिजिनेट होने की वजह से ये एक कोल्ड करंट है। इस करंट का नाम फेमस फाकलैंड आइलैंड पर ही रखा गया है। आगे चलकर ये करंट साउथ अटलांटिक करंट के साथ मर्ज हो जाता है। इस तरह से साउथ अटलांटिक ओशन एक कोल्ड करंट के रूप में ईस्टवर्ड ट्रैवल करता रहता है। केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद साउथ अटलांटिक करंट नॉर्थवर्ड डाइवर्ट हो जाता है। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में इसे वेनेजुएला करंट के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला करंट एक कोल्ड करंट है जो अल्टीमेटली साउथ इक्वेटोरियल करंट से मर्ज हो जाता है और सदर्न अटलांटिक ओशन में करंट्स मूवमेंट साइकिल को पूरा करता है। अटलांटिक ओशन के बाद आइए अब हम चलते हैं पैसिफिक ओशन की ओर। करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में इक्वेटोरियल करंट ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होता है और काउंटर इक्वेटोरियल करंट वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। इक्वेटोरियल करंट फिलीपींस आइलैंड के पास नॉर्थवर्ड मुड़ जाता है और ताइवान और जापान के पास कुरोशियो करंट फॉर्म करता है। याद रहे इक्वेटोरियल करंट की तरह ही कुरोशियो करंट भी एक वार्म वाटर करंट है। इसके ठीक ऊपर कामचटका पेनिनसुला के ईस्टर्न कोस्ट पर यह करंट नॉर्थ से आ रहे ओयाशियो करंट से मर्ज हो जाता है। कुरोशियो के ऑपोजिट ओयाशियो एक कोल्ड करंट है जो नॉर्थवर्ड पोलर एरिया से ओरिजिनेट होकर इक्वेटर की ओर मूव करता है। कुरोशियो करंट ओयाशियो करंट के साथ मर्ज होने के बाद नॉर्थ पैसिफिक करंट के नाम से जाना जाता है जो वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करता हुआ एक मिक्स्ड करंट माना जाता है। ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए जब ये करंट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहुंचता है तब वहां ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। पहला है वार्म नॉर्दर्न ब्रांच जो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है और जिसे अलास्का करंट के नाम से भी हम जानते हैं, और दूसरा है कोल्ड कैलिफोर्निया करंट जो साउथ की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है। आगे चलकर कैलिफोर्निया करंट इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर नॉर्थ पैसिफिक के करंट साइकिल को पूरा कर देती है। याद रहे कैलिफोर्निया एक कोल्ड करंट है और इसके वजह से ही वेस्टर्न यूएस में कम बारिश होती है। अब बात अगर सदर्न पैसिफिक ओशन की जाए तो यहाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, साउथ पैसिफिक करंट और पेरू करंट जैसे मेजर ओशनिक करंट्स हैं। सदर्न पैसिफिक ओशन में साउथ इक्वेटोरियल करंट जो वेस्ट की ओर फ्लो होता है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से टकराने के बाद साउथवर्ड फ्लो करने लगता है और इसे यहाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से जानते हैं। ये एक वार्म करंट है। आगे चलकर तस्मानिया के पास ये लेफ्ट टर्न लेकर ईस्ट की ओर फ्लो करने लगता है। साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड होने की वजह से ये करंट यहाँ कोल्ड करंट बन जाता है। वेस्ट विंड के ड्रिफ्ट के चलते ये करंट वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो होता है और पेरू कोस्ट के पास से ये फिर नॉर्थवर्ड ट्रैवल करने लगता है जहाँ इसे पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट के नाम से हम जानते हैं। पेरू करंट एक कोल्ड करंट है। पेरू करंट के कोल्ड होने की वजह से ही पेरू के वेस्टर्न साइड में बारिश नहीं होती है और इसी वजह से यहाँ एक बड़ा डिजर्ट लोकेटेड है। लेकिन याद रहे एल नीनो इवेंट में पेरू करंट वीक पड़ जाता है जिसके कारण यहाँ अपवेलिंग नहीं होती है और पेरू करंट्स का वाटर रिलेटिवली वार्म हो जाता है जिससे पेरू में बारिश होती है। यहाँ आपको बता दें कि ला नीना और एल नीनो पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं बहुत ही डिटेल में। आप हमारे ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल पर जाके इसको सर्च करके देख भी सकते हैं। खैर आगे चलकर ये पेरू करंट साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ मर्ज हो जाता है और इस तरह पैसिफिक ओशन में करंट का साइकिल पूरा हो जाता है। पैसिफिक ओशन के बाद अब आइए हम देखते हैं अपने इंडियन ओशन करंट्स के बारे में। ओशन करंट्स ऑफ इंडियन ओशन। इससे पहले कि हम इंडियन ओशन के करंट्स को डिस्कस करें आपको एक बात बता दूं कि चूंकि इंडियन ओशन की रिलीफ दूसरे ओशन से काफ़ी अलग है इसलिए यहाँ का करंट सर्कुलेशन भी दूसरे मेजर ओशन से काफ़ी अलग रहेगा। इंडियन ओशन की एक पेक्यूलियरिटी ये है कि यहाँ पैसिफिक और अटलांटिक की तरह नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट नहीं पाया जाता है जबकि साउथ इक्वेटोरियल करंट पाया जाता है। दूसरा, इंडियन ओशन के नर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट का सीजनल रिवर्सल देखा जाता है जो हम मॉनसून विंड के इन्फ्लुएंस के कारण देख सकते हैं। गर्मी के दिनों में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के करंट्स
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, जिसका मेन रीजन है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का इन्फ्लुएंस, और इसी वजह से इसे साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट कहा जाता है। सदर्न इंडियन ओशन में साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लो होता है जो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करता है। दूसरे ओशंस की तरह ये भी एक वार्म करंट ही है। अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से ये करंट साउथवर्ड टर्न ले लेता है और ये मोजाम्बिक आइलैंड और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच से फ्लो करने लगता है, जहां इसे हम लोग मोजाम्बिक करंट कहते हैं। थोड़ी दूर मूव करने के बाद ये करंट ईस्टवर्ड टर्न ले लेता है, जहां इसे हम अगुलास करंट कहते हैं। आगे चलकर अगुलास करंट ही साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट के साथ मर्ज हो जाता है। इसके बाद इसका एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट के लॉन्ग नॉर्थवर्ड मूव करता है, जिसे हम वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से जानते हैं, जो एक कोल्ड करंट है। इवेंचुअली वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इंडियन ओशन के साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ मर्ज हो जाता है और इस तरह से इंडियन ओशन में भी करंट्स का साइकिल पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो था एक ब्रीफ ओवरव्यू ओशनिक करंट्स के बारे में। आशा करता हूँ कि सारे ओशन करंट्स का मैप अब आपके दिमाग में बिल्कुल से बस चुका होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही दूसरे इंटरैक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय